गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यही पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें मैंने आपको 3 रूल बताया था। एक तो पहला क्या था, टेंस परिवर्तन था। पहला क्या था, टेंस परिवर्तन था, ठीक। मतलब किस तरीके से वहाँ पर रूल बनेगा वो था। और जो दूसरा था वो क्या था, अगर वाक्य के पहले, सेंटेंस के पहले हु आ जाता है तो उसके स्थान पर बाई हुम कर देते हैं, ये था, ठीक। और तीसरा मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस से पहले हुम आ जाए तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ रूल था, ठीक। तो चौथा रूल हम देखते हैं, जो आपका चौथा रूल होगा, ठीक। क्या होगा चौथा रूल? चौथे रूल में है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में कैन, कुड, कैन, कुड, में, माइट, कैन, कुड, में, माइट, ठीक, वुड, शुड, वुड, शुड, ठीक। क्या है, कैन, कुड, में, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, ऑट टू, ठीक। ऑट टू साथ में आता है, ऑट टू, या यूज्ड टू, या यूज्ड टू का प्रयोग रहता है, तो क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी, ठीक। पैसिव वॉइस में क्या होगा, बी बढ़ाया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब बात समझ में आई? लिखा है कि यदि सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू या यूज टू का प्रयोग रहता है तो पैसिव वॉइस में बी बढ़ाया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई होगी, एग्जाम्पल देखते हैं तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे एक्टिव का पहला ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ही कैन टीच यू, ही कैन टीच यू, ही कैन टीच यू, तो ये क्या हो जाएगा, वह तुम्हें पढ़ा सकता है, वह तुम्हें पढ़ा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू है ना, किसे पढ़ा सकता है, तुम्हें, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यही है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यही है, जिसका मतलब ये पहले आएगा पैसिव में, ठीक। तो जब पैसिव बनाएंगे इसकी, जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन तो रहेगा ही, अब क्या किया गया, कहा गया कि बी और बढ़ा देंगे, तो बी यहां बढ़ाने की बात हो रही है। यू कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, यू कैन बी टॉट, ठीक, तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, बाई हिम, उसके द्वारा। ही कैन टीच यू, वह तुम्हें पढ़ा सकता है,
तो यू कैन बी टॉट, तुम पढ़ाए जा सकते हो या तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, बाय हिम, उसके द्वारा। ये हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव फॉर्म में ही है ये, देखते हैं क्या है कि आई शुड मीट हिम। क्या है? आई शुड मीट हिम, आई शुड मीट हिम। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ही। अब देखिए शुड है, शुड है तो क्या करेंगे? शुड ही रहेगा, यहां उड़ करने का प्रयास नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक, ही शुड, अब बी और बढ़ा देंगे, ही शुड बी, मीट का थर्ड फॉर्म मेट बाई मी। ठीक, तो ये हो गया। देख रहे हैं केवल बी और बढ़ाया जा रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इतना ही। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, क्या है? ही यूज टू स्पीक हिंदी, ही यूज्ड टू स्पीक हिंदी, मतलब वह हिंदी बोला करती थी, वह हिंदी बोला करती थी। इसका जब पैसिव बनाएंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक, जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदी, हिंदी, फिर क्या हो जाएगा? यूज्ड टू, हिंदी यूज्ड टू। अब देखिए इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। फिर स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, क्या हो जाएगा? स्पोकन बाई ही का हिम, बाई हिम। अब बात समझ में आई? क्या है कि हिंदी यूज टू बी स्पोकन बाई हिम, तो क्या हो जाएगा? हिंदी बोली जाती थी बाई हिम, उसके द्वारा हिंदी बोली जाती थी। ठीक, तो ये आपको समझ में आया? मतलब आपका ये जो चौथा रूल बन रहा है ये है कि यदि सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, यूज टू का प्रयोग रहता है तो पैसिव वॉइस में बी और बढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन रूल में आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, रूल में आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, अगर अब एक एक सबका देना यहाँ पर क्या है, संभव नहीं हो पाएगा, तो आप समझिए कि अगर आपको इसमें से कुछ भी दिख जाएगा, अगर आपको यहाँ से कुछ भी दिख जाएगा तो वहाँ पर आपको बी बढ़ा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है और बाकी ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सब वैसे ही बनेगा जैसे होता कि ही कैन नॉट टीच यू, ही कैन नॉट टीच यू, वह तुम्हें नहीं पढ़ा सकता है। तो क्या होता यहाँ पर, क्या हो जाता? तो यू कैन नॉट बी, ऐसे होता यू कैन नॉट बी, ऐसे ना करते कि यू कैन बी नॉट, ऐसे नहीं होता, यू कैन नॉट बी। बात समझ में आ रही है? जैसे पहले इंट्रोगेटिव का रूल निगेटिव का रूल था वैसे ही फॉलो होता। ठीक, अब समझ में आया? चलिए अगला रूल देखते हैं, इसको इरेज कर दें। केवल यहां पर रूल ही रूल है और आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक, होमवर्क आपको देंगे आज कुछ करने के लिए, नहीं तो आप लोग अपने से तो पढ़ेंगे नहीं। चलिए अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है आपका 5वां नंबर रूल है। देखिए 5वें नंबर रूल आपका क्या कहता है कि सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी आप लोग कुछ क्या है थोड़ा कंफ्यूजन में आएंगे। आपको जब टेंस पढ़ाया गया था तो वहाँ पर क्या बताया गया? वहाँ पर ये बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
हैड होती है, और इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। बात समझ में आई? क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन ये जो आपका पांचवा रूल है, यहां पर हैज हैव के साथ टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा, मतलब इन्फिनेटिव। क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा, टू, और वो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तब वहां पर क्या रूल बनेगा उसको हमें देखना है। ठीक, क्या बनेगा उसको हमें देखना है। देखिए क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, जब सेंटेंस इस प्रकार रहे तो, किस प्रकार रहे? दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव या हैड। बात समझ में आ रही है? हैज या हैव या हैड हो, और इसके साथ टू हो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। ठीक, इतना ही लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, फिर उसके बाद तो दुनिया भर की कहानी है। ठीक, ऑब्जेक्ट रहे तो ये क्या है आपका? ये आपका एक्टिव रूप होगा। क्या होगा ये आपका? अगर एक्टिव में ऐसा है तो यहां लिख देते हैं। ठीक, ये क्या है? इसका एक्टिव रूप है। मतलब कहने का है ये है कि जब सेंटेंस इस प्रकार से रहे तो, मतलब सब्जेक्ट रहे, हैज या हैव रहे, हैड रहे, टू रहे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, तब क्या होगा? और ये जो आपका हैज या हैड के साथ अगर टू का प्रयोग रहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या भाव देता है? वो क्या देता है? मजबूरी का भाव दिखाता है आपको। क्या दिखाता है? मजबूरी का, मतलब ये भाव देता है पढ़ता है। ठीक, क्या है? पढ़ता था, ये भाव दिखाएगा यहाँ पर। ठीक, हर तरीके से आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी जब आपके हाई स्कूल और इंटर में जो आपका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए जो ट्रांसलेट करने के लिए आता है, तभी आप उसको आसानी से कर पाएंगे, जब आप एक एक रूल आपके दिमाग में रहेगा। नहीं तो अगर ऐसे ही दे दिया कोई सेंटेंस, कैसे दे दिया कोई सेंटेंस दे दिया कि आई हैव टू गो स्कूल, मतलब तो कहेंगे आई हैव टू गो, ऐसे करेंगे ना, बता रहे हैं कैसे लिख दें, आई हैव टू गो स्कूल। अब अगर ऐसा सेंटेंस आपको दे दिया, ठीक, एग्जाम में आ गया, क्या है? एग्जाम में आ गया, तो क्या करेंगे? अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? दे दिया गया कि इसका हिंदी अर्थ बताइए, या सेंटेंस जो आपको पैसेज दिया है उसी में आ गया, तो भाव नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या करते आप तो ये करते ना कि आई हैव, फिर समझते कि यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो अपना दिमाग लगा देते एक्स्ट्रा। क्या करते कि आई हैव गो, मतलब मैं स्कूल जा चुका हूँ, सीधा सीधा यही करते आप कि मैं स्कूल जा चुका हूं, जो कि पूरी तरीके से आप क्या हैं? गलत हैं। यहां पर क्या होता कि आई हैव टू गो स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। क्या होता है? मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये भाव यहां पर आपको देगा। तो इस तरीके से जब आप बुक स्टडी करेंगे, ठीक, और कुछ भी कहानी पढ़ेंगे, कुछ भी आएगा, तो वहां पर आप अच्छे से अर्थ निकालने में सक्षम होंगे। ठीक, नहीं तो उल्टा सीधा ये अर्थ निकालेंगे। और बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर यहाँ से इसका सेंटेंस में इसका अर्थ नहीं बन रहा है, थोड़ा बताइए। तो क्या होता है? वो आपको यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ से आपको सीखने का बढ़िया मौका है कि इन सब चीज़ों को दिमाग में रखिए कि जहाँ पर भी हैज टू, हैव टू, हैड टू आपको दिख जाए, वहाँ पर क्या होता है? मजबूरी का भाव आता है। जैसे है ना कि आई हैव टू गो स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये वाला सेंस आएगा यहाँ पर। ठीक,
तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, इस तरीके का भी सेंटेंस आता है। ठीक, तो अब इसका जब पैसिव का बनाएंगे, ऐसे लिखें, रहे तो इसकी पैसिव निम्न तरीके से बनती है। अब वो निम्न तरीका क्या है उसको देखते हैं। जो पैसिव में रूल हो जाएगा, जो पैसिव का रूल हो जाएगा वो क्या बनेगा उसको देखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक, प्लस फिर क्या आएगा, हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड, इतना तो रहेगा। क्या रहेगा, इतना रहेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, टू होगा, फिर यहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। अब बात समझ में आई। कुल मिलाकर क्या हुआ है आपका, कुल मिलाकर क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, सॉरी गलत है, यहां पर टू के बाद बी भी लगाएंगे। ठीक, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना परिवर्तन होगा। मतलब टू और वर्ब के बीच में बी और जुड़ जाएगा। ठीक, टू और बी के बीच में क्या होगा, टू और वर्ब के बीच में बी और जुड़ जाएगा, इतना ही रूल बनेगा आपका। ठीक, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आ जाए, आई हैव टू, आई हैव टू कॉल्ड, आई, सॉरी ऐसे कर देते हैं तो बन जाए, ही हैज टू कॉल मी, मतलब उसे मुझे बुलाना पड़ता है। अब देखिए भाव कितना बढ़िया निकल रहा है, अब आराम से निकाल सकते हैं। ही हैज टू कॉल मतलब उसे बुलाना पड़ता है, मी मुझे। ठीक, उसे मुझे बुलाना पड़ता है, ऐसे ही होगा। ठीक, तो जब इसकी पैसिव बनाएंगे हम यहां पर, जब इसकी पैसिव हम यहां पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा यही है, तो मी का आई में परिवर्तन। अब देखिए आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। ठीक, वो पुराना वाले रूल पे नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हैव लगाएंगे। आई हैव टू, आई हैव टू, फिर क्या हो जाएगा, बी, फिर क्या हो जाएगा, कॉल्ड, आई हैव टू बी कॉल्ड बाई हिम, मतलब मुझे बुलाना पड़ता है, बाई हिम, उसके द्वारा, मतलब उसे, मतलब मुझे उसके द्वारा बुलाना पड़ता है। ठीक, ये इसका यहाँ पर भाव आएगा। अब बात समझ में आई। इस तरीके से इसका आपका क्या बन जाएगा, पैसिव बनेगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो क्या है, आई हैड टू बाई अ कार, आई हैड टू बाई अ कार, आई हैड टू बाई अ कार, तो पैसिव क्या हो जाएगी, आई हैड टू बाई अ कार, पैसिव क्या होगी, पैसिव हो जाएगी अ कार। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, आई हैड टू बाई ए कार, मतलब मुझे खरीदना पड़ा था, अ कार, एक कार, मतलब मुझे कोई कार खरीदना पड़ा था ना, तो अ कार, तो इसके साथ हैड ही लगेगा, अ कार हैड टू, क्या हो जाएगा, बी, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का बाट, आकार, थोड़ा अलग कर दें, आकार हैड टू बी बाट। ठीक, क्या हो जाएगा, बाई आई का मी। अब बात समझ में आई, आकार हैड टू बी बाट बाई मी। ठीक, इतना समझ में आया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये आपको रूल कंफर्म हो गया। ठीक,
कुल मिलाकर आपको क्या करना है, अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से रहे, मतलब कुल मिलाकर आपको इतना समझना है कि हैज, हैव या हैड के बाद टू हो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो जब इस तरीके की पैसिव बनेगी, जैसे यहाँ पर कोई जरूरी ये नहीं होता कि आपका हर सेंटेंस की पैसिव ही बन जाए। जैसे मैंने अभी लिखा था एक सेंटेंस कि आई हैव टू गो स्कूल, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी भी पैसिव बना देंगे, ठीक। लेकिन मैंने कहा था क्या, और किसी का प्रश्न लगा लीजिए, क्या जाता है, क्या जाना पड़ता है, नहीं पता, किसे जाना पड़ता है, नहीं पता, ठीक। तो इसका मतलब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं, तो इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते हैं, ये चीज भी ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है, ठीक। तो इतना समझ में आया, ये आपका पांचवा रूल था, ये आपका पांचवा रूल था, इसको इरेज कर दें। आप लोग कॉपी अगर अच्छे से बना लेंगे तो आप लोगों के लिए और बेहतर होगा, ठीक। और ये केवल हाई स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये पूरा का पूरा कंपटीशन लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है, और इसी कंपटीशन लेवल से आप लोग क्या करेंगे, इसी कंपटीशन लेवल से आप लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे क्या है कि बहुत सारे बच्चे तुरंत इंटर करने के बाद इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक। तो क्या है, आपको यहीं पर यही चीज़ें आपको कोचिंग में भी पढ़ाई जाएंगी, या आपके साथ के जो भी बच्चे हों या जो आपके सीनियर हों उनसे आप पता कर लीजिए, तमाम सारे रूल आपको सब यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। केवल और केवल कोचिंगों में क्या होता है कि आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक, आपके ऊपर वो डिपेंड होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। टीचर का काम केवल क्या होता है, आपको मार्गदर्शन करना, ठीक, रास्ता दिखाना आपको। अब क्या है कि आपको सब चीजें आती हैं, लेकिन क्या है, अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, वो बताना जरूरी है। अब इसको फॉलो करना आपका काम है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इंग्लिश में और क्या होता है, एक चीज और होता है, अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी है, अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी है तो आप इंग्लिश में बहुत ही बेहतर हैं, ठीक। फिर छोटे छोटे रूल आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में वहाँ पर केवल और केवल वर्ड पावर तैयार कराया जाता है, और यही सब चीज़ें आपको वहाँ पर भी उपलब्ध होंगी, ठीक। तो आपके पास मौका है कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक में ही क्या करिए, कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम में, अभी तो एग्ज़ाम होना कंपटीशन क्या है, दिख तो नहीं रहा है दूर दूर तक, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ से उसको आप मैच करा सकते हैं कि क्या आपका रूल मिला या नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ और जितने भी बच्चे BHU का फॉर्म भी भरे हैं, ठीक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो CHS का एग्ज़ाम होता है, अगर वो भरे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ठीक। तो वो भी इसको क्या करेंगे, ध्यान लगाकर, मन लगाकर इसको पढ़ेंगे, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं, चलते हैं अगले रूल पर, चलते हैं हम अगले रूल पर। क्योंकि अब देखिए, सिंपल चीजें सबको आती हैं, सिंपल चीजें हर जगह हैं, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा। बात समझने का प्रयास कीजिए कि वहां पर अब क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है, ठीक। होता क्या है कि हमेशा निगेटिव भाव में चीजें जा रही हैं। हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, ठीक। और एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या नहीं होता है, मतलब वहां पर नहीं के सेंस में दे देता है। तो आप सोचते हैं कि अरे हम तो पढ़े थे कि ये होता है, अब कौन सा नहीं होता है ये नहीं पढ़ा गया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका और पढ़ाई बदल रही है, ठीक। तो समय के साथ साथ अगर हम नहीं बदले तो बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला रूल हमारा क्या कहता है। अगला रूल हमारा है, हमारा अगला रूल है कि जैसे कोई वर्ब हो, क्या है, कोई वर्ब हो और वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन हो,
प्रीपोजिशन तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसके साथ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो तब कैसा रूल बनेगा उसको देखते हैं। ठीक, जैसे छठा रूल आपका होगा, छठे रूल में है यदि वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, यदि वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो क्या होता है, उस प्रीपोजिशन का प्रयोग उस प्रीपोजिशन का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी क्या करते हैं, मतलब पैसिव वॉइस में भी क्या करते हैं, वर्ब के बाद ही, मतलब वर्ब के बाद रहने देते हैं, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, बात समझने का प्रयास कीजिए। यदि वर्ब के बाद, मतलब जो आपका मेन वर्ब है उसकी बात की जा रही है, अगर मेन वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो उस प्रीपोजिशन का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी वर्ब के बाद रहने देते हैं। अब बात समझ में आई? ठीक, कहने का मतलब वह वर्ब के साथ ही रहेगा, वो वर्ब के साथ ही रहेगा। देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव रूप में। ठीक, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा था। अब देख रहे हैं मेन वर्ब यही है, इसके साथ टू आया, यही प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब टू, ओवर, इन, इनटू, अपॉन, ठीक, एट, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसका प्रयोग अगर वर्ब के बाद रहता है तो इसको वर्ब के बाद ही रहने देते हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो जो आपका टेंस वाला रूल है, आपको पता है पास्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज लगा है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ही हो गया। वाज लगाएंगे, फिर उसके बाद बीइंग आएगा, रूल में आप जाएंगे तब वहां आपको याद आएगा। ठीक, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा हम यहाँ पर बताते रहेंगे तो आप सोचेंगे ये बीइंग कहाँ से आ गया। आप पुराना पहला रूल जो मैंने बताया है वहाँ टेंस परिवर्तन में, उसको आप जाकर वहाँ पर देखिए कि बीइंग कैसे आया। ठीक, अब उसके बाद है बीइंग, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड, फिर टू तो रहेगा ही, फिर बाई क्या हो जाएगा, मी। कुल मिलाकर आपसे जो बात की गई है वो ये की गई थी। ठीक, कि मतलब अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन वर्ब के बाद ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है तो वर्ब के बाद ही प्रीपोजिशन रहेगा, उसकी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेंगे। एसएससी या किसी कंपटीशन एग्जाम में क्या करता है, इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, ऐसे दे देगा। जैसे ऑप्शन बनाया, ही वाज बीइंग टॉक्ड बाय टू मी, ऐसे कर दिया। फिर क्या किया, ही वाज बीइंग टू टॉक्ड बाय मी। ठीक, फिर किया एक ये वाला दे दिया कि ही वाज बीइंग टॉक्ड टू बाय मी, और एक दे दिया कि ही वाज बीइंग टॉक्ड बाय मी, फिर टू कर दिया। अब बात समझ में आई? तो जब आपको रूल नहीं पता रहेगा तो आपके दिमाग में आता है कि टू और बाई साथ में कैसे, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब आप सोचते हैं ये साथ में कैसे। ठीक, तो इसका रूल है। ठीक, आप वहां देखेंगे कि वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, तो निश्चित तौर पर ये जो टू वाला रूल है ये वर्ब के साथ ही, मतलब प्रीपोजिशन वाला जो रूल है वो वर्ब के साथ ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर
तो ये सही होगा। तो जब आपको पता रहेगा तभी आप सही लगा के आएंगे, कन्फ्यूजन रहेगा तो कोई ना कोई आप लगा देंगे। होता है बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो नहीं आ रहा है तो बोलते हैं जय श्री राम, एक टिक हो गया, ठीक, जय माता दी, मतलब 8-10 क्वेश्चन 8-10 देवी देवताओं के नाम हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो आपको नीचे ही लेकर जाएंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक्टिव में क्या होगा, सी इज लाफिंग एट यू, क्या है, सी इज लाफिंग एट यू, वह तुम पर हंस रही है, वह तुम पर हंस रही है। तो क्या हो जाएगा, पैसिव बनाएंगे। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी क्या करना है, यू तो यू ही रहेगा, फिर यहाँ आर लग जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, ठीक, यू आर बीइंग, तो क्या हो जाएगा, लाफ्ड, फिर एट तो रहेगा ही अपने स्थान पर, मतलब वर्ब के साथ ही रहेगा, और बाई हर, क्या हो जाएगा, बाई हर। अब बात समझ में आई। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाई हर, मतलब तुम्हारे ऊपर हंसा जाता है बाई हर, उसके द्वारा, मतलब तुम्हारे ऊपर उसके द्वारा हंसा जा रहा है। अब बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया, छठा रूल हो गया, ठीक। अब इसके बाद अभी और बहुत सारे रूल बचे हैं, तो हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोग कुछ होमवर्क के रूप में मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो एक होमवर्क के रूप में है, आप लिखेंगे आई लाइक पीपुल टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक पीपुल टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक पीपुल टू रिस्पेक्ट मी, ठीक। फिर आगे है ही इज a man to abuse, he is a man to abuse, ठीक। और आगे लिखेंगे, और एग्जाम्पल हैं, लिखिए सी सेंट हिम a ring, शी सेंट हिम a ring, ठीक। फिर आगे डिड ही ईट फूड, ठीक हो गया। आगे लिखिए शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, ठीक। इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे, इसका आप लोग सेंड कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक। और अभी इसमें के और आगे 6 रूल हमने पढ़ा, अभी और आगे रूल हैं, अभी 2-3 वीडियो में ये जाएगा, ठीक। तो आराम से पढ़ते रहिए, अच्छे से समझ के पढ़िए और प्रैक्टिस अपनी जरूर करते रहें, ठीक। आपके पास जो भी साधन सामग्री हो, आपके पास घर पर उपलब्ध हो या नहीं है तो आसपास पड़ोस में किसी के हो, तो आप संपर्क करके उससे आप सामग्री एकत्रित करके आप यहाँ पर इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक। चूँकि यहाँ से प्रैक्टिस करवा पाना क्या है, अभी तो मुश्किल है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी कंप्लीट रूप से प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले सिलेबस को कवर करना, फिर उसके बाद क्या है
कि प्रैक्टिस तो करवाई ही जाएगी, प्रैक्टिस तो आपको करवाई ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन अभी जरूरी ये है कि आप जो रूल पढ़ रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो इस तरीके से रूल क्या करेंगे, आप लोग के दिमाग से फिसल भी जाएगा और भूल जाएंगे, ठीक। तो जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो फिर आप रूल को रिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।